कि विगत 1 वर्ष में हम कहां से कहां तक कितना आगे बढ़े या पीछे हटे, तो हमें एक आत्ममंथन करना चाहिए। यह दिवस याद दिलाता है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो पिछले कई सालों से, तीसरा आयोजन तो ये मेरा है और मेरे ख्याल से इसमें बहुत से लोग हैं जो लगभग हर आयोजन में मेरे साथी हैं। तो बात करते करते हम लोगों ने किस दिशा में कितना हम लोग आगे बढ़े हैं, ये एक आत्ममंथन का दौर होता है, इस दिन विचार करने का विषय होता है। आज इस कलीग पंच बहादुर जी जिन्होंने स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के सारे फोटोग्राफ्स लगा रखे हैं, विवेक जी, गणेश जी, जिन लोगों ने ये कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी टीम है जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसको सजाया संवारा है और लगातार यहाँ पे लगे हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस अवसर पे सजाना संवारना एक अलग चीज है, वो तो चल ही रहा है। अब थोड़ी सी परिस्थितियां बदल रही हैं, अब बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के सामने हैं। इस कार्य के दौरान ही तमाम विभाग के लोगों से वार्तालाप होता है, विशेष रूप से प्रशासनिक अधिकारियों से जो इस फील्ड से जुड़े नहीं हैं। उनका एक बड़ा वाजिब क्वेश्चन होता है कि विरासत संरक्षण की आवश्यकता क्यों। खासतौर से अब विरासत एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसको सिर्फ ये उसमें मूर्त और अमूर्त दोनों तरह की धरोहरें आती हैं। मूर्त धरोहरों में तो वो है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन अमूर्त धरोहरें बहुत ही समृद्ध हैं, जिसमें हमारे रीति रिवाज, खान पान, वो सारी चीजें। बहुत से क्वेश्चन होते हैं कि अब इस तरह की धरोहरें हैं, बहुत पुरानी बड़ी बिल्डिंग है, वो गिर रही हैं, शायद उनके बनाने में उतना पैसा नहीं खर्च हुआ होगा जितना कि उनको कंजर्व करने, प्रिजर्व करने में अब भारत सरकार या देश के लोग खर्च कर रहे हैं। प्रश्न उठता है कि वह देश जहाँ की आबादी 1.25 अरब के ऊपर हो चुकी है, जहाँ के 30% से अधिक आबादी अभी तक मूलभूत सुविधाओं के लिए, रोटी कपड़ा और मकान से भी वंचित है, वहाँ पे क्या इन विरासतों के लिए सिर्फ धरोहर के नाम पे या विरासत के नाम पे उनके संरक्षण पे इतनी जमीन, इतना भूभाग और इतना पैसा क्या खर्च होना चाहिए? ये एक विचारणीय तथ्य है। क्यों होना चाहिए? हम लोगों के पास जवाब है, हमारी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, बहुत सारा जवाब है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि विरासत जरूरी क्यों है। कई लोगों ने हमसे पूछा, तो मेरा एक बड़ा छोटा सा जवाब होता है कि एक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए जो बचपन से अनाथ होता है, और एक उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखिए जो अपने दादा दादी, नाना नानी सबकी गोद में खेला होता है। इन दोनों के व्यक्तित्व में बहुत अंतर होता है। और जिसके पास समृद्ध विरासत है हर तरह की, उसके बीच जो पला पढ़ा है, उस राष्ट्र का जो व्यक्तित्व है एक अलग होता है। और जो विरासत विहीन राष्ट्र होते हैं, उनके अंदर जो खोखलापन है मूल्यों का, वो जब आप देखेंगे, उसको महसूस करेंगे, तब इस विरासत संरक्षण की आवश्यकता को हम समझ पाएंगे। लेकिन बहुत मजेदार बात है कि हमारे बीच ओबी केजरीवाल साहब भी हैं और विषय के तमाम विशेषज्ञ भी हैं, और आप सब हो, और यह मंच बिल्कुल खुला हुआ है। आप सबको अपनी बात रखनी है। प्रश्न वही है कि विरासत का संरक्षण क्यों? धन्यवाद। हाँ सर, मुझे आपका याद 2 लोगों की बात करता है, तो 3 से निकलना है। इससे पहले कि मैं 3 बजे निकलना है, 4 बजे। इससे पहले कि मैं आप लोगों को आमंत्रित करूं, एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि आप लोग संक्षेप में और जो भी बोलें, कोशिश करें कि वह विषय से जुड़ा हुआ हो, विषय से अगल बगल हो। बहुत ज़्यादा इधर उधर जानने से का कोई फायदा नहीं है। तो कृपया विषय को अपने ध्यान में रखते हुए अपने विचारों को व्यक्त करें। मैं पहला नाम डॉक्टर रश्मि सिंह को बुलाना चाहूँगा कि वो आएँ और अपना परिचय देते हुए अपने विचार व्यक्त करें। यहाँ बैठे सभी विद्वज्जन सर, मेरे अग्रज तथा सहपाठी, मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, मैंने बीएचयू से पीएचडी अभी कुछ दिनों पहले कंप्लीट किया है। अभी आर्य महिला पीजी कॉलेज में एज अ पार्ट टाइम लेक्चरर मैं वहाँ पे टीचिंग का काम कर रही हूँ। जैसा कि भैया ने बताया, मुझे बिल्कुल पहले से आइडिया नहीं था कि मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा, क्योंकि एक मेरे लिए ये
एकाएक वाली घटना है, फिर भी मैं थोड़ा अपने विचार इस पर रखना चाहूँगी। धरोहर संरक्षण की आवश्यकता क्यों? इसके लिए मैं यही कह सकती हूँ कि अगर हम अपने धरोहरों को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी इसको जानने से वंचित रह जाएगी। हम भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम स्वयं अपने विरासत के बारे में नहीं जानते हैं। हालांकि ये हमारा विषय ऐसा है कि इसमें हमारे विरासत के को जानने के लिए हमारे पास स्कोप काफ़ी है, लेकिन फिर भी हम काफ़ी हद तक उससे वंचित रह जाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे फील्ड हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं जानते हैं इस विषय को या इस चीज़ के बारे में, तो उनके लिए, उनको जागरूक करने के लिए ये चीज़ें मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं कि इनको हम संरक्षित करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है इसको जान सके और महत्व को इसके समझ के और फिर वो उस दिशा में काम कर सके, ताकि फिर ये विलुप्त न होने पाए। और जो हम कह सकते हैं कि जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी हमारे देश के विरासतों को देखेंगी अगर उनका संरक्षण हम करते हैं। और हम कितने रिच विरासत से बिलोंग करते हैं ये हम सभी को पता है कि किस तरीके की का हमारा प्राचीन पृष्ठभूमि रहा है। राजा महाराजा सभी ने विरासतों का निर्माण करवाया। अब हमें आवश्यकता है उन चीज़ों को संरक्षित करने की और उनके महत्व को समझने की। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे सुना। धन्यवाद। ओपी केजरीवाल सर को निमंत्रित करता हूँ कि वो अपने विचार हम लोगों के सामने रखें। यहाँ उपस्थित सभी सुधीजन, जब सुभाष ने हमारा नाम पुकारा तो बोला कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, तो हमें एक घटना याद आती है। हम लोगों ने प्रकाशन विभाग से कन्नन नायडू जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे उस पर एक किताब छापी थी और उसका भोपाल में हम लोगों ने ये इनॉग्रेशन करवाया और उसके लिए सुनील गावस्कर को बुलाया। सुनील गावस्कर आए तो जैसा होता है कॉम्पियर ने कहा कि सुनील गावस्कर यू नो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। तो उनका जवाब जो है उन्होंने कहा कि देखिए ये कह रहे हैं कि आई नीड नो इंट्रोडक्शन। कौन ऐसा आदमी है जो अपने बारे में अच्छी बातें नहीं सुनना चाहता? तो ऐसा है कि मैं जब छोटा था उनके मामा या चाचा बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो बोले कि मैं जब जाता था तो कहते थे देखो उसका चाचा उसका भतीजा जा रहा है। थोड़ा बड़ा हुआ एक मैच में जो है मैं डक पर बोल आउट हो गया, तो फिर जब जाता था तो देखो बोल आउट डक पे आउट हो गया। उसके बाद उसके बहन की शादी विश्वनाथ से जो बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो फिर कहते थे देखो विश्वनाथ का साला जा रहा है। और आज जो मैं अपने बल पे कुछ हूँ तो ये कहते हैं नो इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब विषय पर आ जाए तो मैं एक चीज से शुरू करना चाहता हूँ। किसी ने एक बहुत बड़े साहित्यकार से पूछा कि साहित्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए। उसका जवाब सुनिए। उसने कहा कि अगर आप मुझसे नहीं पूछते हैं तो मैं जानता हूँ, पूछते हैं तो मैं नहीं जानता। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगर मैं पूछता हूँ आपसे संस्कृति क्या है, आप बता सकेंगे? जो भी आप परिभाषा देंगे उसे कुछ न कुछ या तो छूट जाएगा या कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक और तो वो स्तूप था, उसमें अकबर को चश्मा पहने दिखाया गया था। तो एक सीन था कि अकबर बैठे हुए दरबार में और चारों तरफ दरबारी लोग हैं, तो कहते हैं हुजूर आप उदास है, आपको उदास होने की क्या जरूरत है, हम लोग हैं ना उदास होने के लिए। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि उदासी की परिभाषा क्या है, तो आप बता सकेंगे। प्रसन्नता की परिभाषा क्या है, आप बता सकेंगे। तो उसी तरह से संस्कृति जो है मेरी समझ से उसकी परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन वो ऐसा है एक इंटेंजिबल चीज जो है। जैसे कि मैं अभी 2-3 दिन पहले हमने कहा था, ये इन्वायरमेंट पर एक गोष्ठी थी। हमने कहा कि हम लोग रोज जो है दफ्तर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और लगता नहीं है कि मैंने इन्वायरमेंट पर कोई सोच भी रहा है, लेकिन पीछे से रोज दिन इन्वायरमेंट का क्या क्षरण हो रहा है प्रतिदिन, अभी रियलाइज नहीं करते। जैसे 10 साल पहले 15 साल पहले गंगा प्रदूषण की बात होती थी, कोई नहीं जानता था। तो ये प्रदूषण की बात बहुत कम बात होती है। एकाएक जब क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है
सब आदमी जानता है कि अरे ये क्या हो गया, और फिर उस पर चर्चा शुरू होने लगती है। हमारी समझ से संरक्षण, धरोहर की संरक्षण भी उसी कैटेगरी में आता है। क्या होता है, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि इतना खूबसूरत ये मंदिर है और इस पर इतना काम हुआ है, इतना खर्च हुआ है, अगर आज ये ध्वस्त हो जाए किसी कारण से, कोई बाहर से आ जाए इसको तोड़ दे और इस मिट्टी मिला दे, 50 साल या 25 साल बाद क्या आप नहीं भूल जाएंगे कि यहाँ कुछ था, और महसूस भी नहीं करेंगे कि यहाँ कुछ था और वो ध्वस्त हो गया और इतना इंपॉर्टेंट था। एक उदाहरण देता हूँ, अगर आप इतिहास में सिंधु सभ्यता के अवशेषों को छोड़ दें तो सबसे पुराना अवशेष जानते क्या था? हमको लगता है दैट वाज चंद्रगुप्ता कोट, पाटलिपुत्र, जो कुम्हराहार कहते हैं। मैं करीब 20 साल पहले कुम्हराहार गया तो एक डिप्रेशन था वहाँ पर। लोग बताते थे कि यहाँ पर जो है ये चंद्रगुप्ता कोट था और उसके बाहर एक अशोकन पिलर था और एक आइडेंटिफाइड जगह थी, एक डिप्रेशन था। उसके बाद 10 साल बाद या 15 साल बाद गया, हाँ नहीं, देयर इज नो कुम्हराहार। वो किसी ने क्या किया, वो जो डिप्रेशन था उसको 4000 बोरे सैंड से, बालू से उसको पाट दिया। हमको समझ में नहीं आया। मैं गया वहाँ के म्यूजियम के डायरेक्टर के पास, हमने कहा ये क्या हो गया? तो बोले कि साहब ये कह रहे हैं कि पानी जो पड़ता था वो उसमें सीप करता था डिप्रेशन में, तो इसीलिए इन्होंने ये जो है वो बालू डाल करके उसको ढक दिया। वस्तुतः बात ये थी कि वहाँ कोई सज्जन थे जो 4000 ट्रक बालुओं का कमीशन चाहते थे। बोले हमने कहा कि करना क्या है, यहाँ पर 2-3 पिलर्स डाल दीजिए और एक फाइबर शीट डाल दीजिए ताकि पानी जो है बाहर पड़े, लेकिन उनको तो कमीशन चाहिए था। अब आज अगर आप जाएंगे देयर इज नो कुम्हराहार है, वहाँ पर पार्क है, उस समय भी वहाँ जोड़े दिख जाते थे, आज भी जोड़े दिख जाते हैं, लेकिन कितना बड़ा हमारा नुकसान हुआ किसी को अभी अधिकतर लोग जानते नहीं हैं। जो जानते हैं उनको परवाह नहीं कि हो गया उससे क्या है। हाँ, तो कुम्हराहार नष्ट हो गया। उसी तरह से लाखों धरोहर या स्मारक हमारे नष्ट हो गए हैं, हो रहे हैं। विलियम डैलिम्पल, आपने नाम सुना होगा, एक किताब थी फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स ऑफ दिल्ली, उसका उसने रिव्यू लिखा था जो टाइम्स TLS टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में छपा था। उसमें उसने कहा था देयर इज नो सिटी इन द वर्ल्ड which is so apathetic to its historical remains as Delhi। कोई भी शहर दुनिया में इतना उदासीन नहीं है अपने धरोहर के प्रति जितना दिल्ली है। और उसमें उसने गिनाया था कि इस समय इतनी धरोहरें थी, वो so many thousand इतना है, और इस समय जो है कितना नष्ट हो गया था, कितना कम बचा है, ये उसने दिखाया था। मैं नहीं समझता बहुतों को फर्क पड़ा होगा। और जो है धरोहरें जो नष्ट हो रही हैं वो हमको नहीं पता कि कोई इसके बारे में गंभीर रूप से सोच रहा है। उल्टे जैसे सुभाष जी एक दिन कह रहे थे ये कि किसी ने पूछा इनसे, एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि साहब इतना खर्च हो रहा है, क्या फायदा है इस, यहाँ पर जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, कम्युनिटीज कम हो रही है, ये पैसा वहाँ नहीं जा सकता था, वहाँ हम शहर के विकास के कारण वो पैसा नहीं लगा सकते थे। हमें एक बात याद आती है, हमें जो है एक दिन करीब 2 साल पहले बहुत नानी थे विनोद राय जो CAG थे, उन्होंने एक दिन बुलाया हमारे दफ्तर में और बोला कि हमारे डिपार्टमेंट को करीब 150 साल पूरे हो रहे हैं और हम चाहते हैं इस पर आप किताब लिखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन ऑडिट अकाउंट्स। तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास और प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास समय भी नहीं है। हाँ, लेकिन हमने कहा राय साहब अगर मुझे किताब लिखनी पड़ती तो मैं बता देता हूँ मैं उस किताब को कैसे शुरू करता। बोले हाँ बताइए। तो हमने कहा कहीं एक पब्लिक फायरिंग हो गई, पब्लिक फायरिंग हो गई, 5 लोग मर गए, 35 राउंड चला। ऑडिट ने कहा कि 5 लोग मरे, 30 राउंड का जो खर्चा है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसी तरह वो ये सवाल जो है उसी तरह का है कि हम जो है इतना पैसा धरोहर के संरक्षण पर लगाते, क्या फायदा? जानते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। ये जो है बातों में, शब्दों में इस बात को नहीं बांधा जा सकता। लेकिन संरक्षण जो है धरोहर का हमारा देश का और व्यक्ति का और समाज का एक चरित्र निर्माण करता है। आपको पता नहीं चलेगा, मान लीजिए कि 500 और स्मारक गिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा
तब आपको लगेगा कि हम कितने गरीब हो गए हैं। और यहाँ पर अभी हम लोग गए थे यहाँ मेहरौली में, और हम लोगों ने ये अलाउद्दीन की मज़ार देखी। जो हमें ले गए थे वो BHU में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा, देखिए जैसा पहले मैं बता दूं, जैसा किसी ने कहा है कि द पास्ट इज नॉट डेड, इट इज नॉट इवन द पास्ट। अतीत कभी मृत नहीं होते हैं, यहाँ तक कि अतिथि भी नहीं है। अतीत को अतिथि ना माने। और उसका उदाहरण बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा है कि आज जो है जब बाजार में आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो आपको जो सब्जी देता है उसके बाद कुछ धनिया कुछ हरी मिर्च दे देता है ना एक्स्ट्रा। बोले उसका इतिहास जानते हैं? ये क्या? बोला अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर जिसे मार्केट कंट्रोल किया, खुद ही प्राइस जो है वो रेगुलेट करता था। और उसका हुक्म था बीच बीच में वो मार्केट को उसका इंस्पेक्शन करता था। और जब लगता था कि किसी ने कम तोल दिया है तो तुरंत हाथ काट दिया। तो लोग सोचते थे हाथ कटवाने की जगह थोड़ा और एक्स्ट्रा डाल दे तो क्या है। तो इसी तरह से वो प्रैक्टिस हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है। और अगर हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के कारण ऐसा हुआ है तो एक अजीब तरह से ये माने ये धारणा या अच्छा नहीं लगता। तो इसी तरह से धरोहरों का संरक्षण किस प्रकार से और किस तरह से हम पर प्रभाव डालता है इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन है। आप लोगों ने से बहुतों ने रोजेटा स्टोन का सुना होगा। रोजेटा स्टोन नेपोलियन जब गया था वहाँ इजिप्ट पर, उसने हमला किया था तो उसमें एक दिन सिपाही आया और उसने जो है एक उसको पत्थर का टुकड़ा दिया। पत्थर के टुकड़े पर तीन भाषाओं में वहाँ लिखिया थी। वो रोजेटा स्टोन था। उस समय तक इजिप्ट की जो पुरानी भाषा है जिसको हीरोग्लिफ्स कहते हैं, हीरोग्लिफ्स कोई पढ़ नहीं सका। तो ये जब रोजेटा स्टोन मिला तो नेपोलियन ने क्या किया कि इसकी कॉपीज बना करके बहुत जगह स्कॉलर्स के बीच बांटी और इसको पढ़ा फ्रेंच स्कॉलर शैम्पोलियन ने। 15 साल के बाद 15 साल एकाग्र रूप से उसको देख करके उसको पढ़ा। और इसी तरह से हम जो है इजिप्ट का प्राचीन इतिहास जान सके। रोजेटा स्टोन आजकल ब्रिटिश म्यूजियम में है। 3 राष्ट्र उस पर लड़ रहे हैं। इजिप्ट कहता है कि हमारी चीज है, फ्रांस कहता है कि लेकिन हमारे स्कॉलर ने पढ़ा है, और ब्रिटेन कहता है कि नहीं हमारी चीज है, ये हमारे यहाँ है, ब्रिटिश म्यूजियम में है। और मेरा पक्का विश्वास है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ब्रिटेन जो है 3rd वर्ल्ड वॉर में चला जाएगा तो रोजेटा स्टोन किसी को नहीं देगा। वो आप खुद देख लीजिए कि छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं कि वो देश सबसे ज्यादा समृद्ध है जो अपने अतीत के प्रति सजग है और अपने धरोहरों के प्रति सजग है। इसका अगर आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप चले जाइए ब्रिटिश म्यूजियम में, किस तरीके से उन्होंने सब चीज को रखा है, डिस्प्ले किया है। इसका उदाहरण आपको अमेरिका में मिल जाएगा। अमेरिका का तो इतिहास है ही नहीं, 500 साल से पुराना है, लेकिन देखिए सबसे अच्छे म्यूजियम्स, सबसे अच्छे संग्रहालय, सबसे अच्छी टूरिस्ट प्लेसेस उन्होंने डेवलप किए बिकॉज दे आर अवेयर ऑफ देयर हेरिटेज। हम शायद इसलिए नहीं है कि जिसके पास जिस चीज की बहुतायत होती है उसका महत्व कम समझता है, हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको रोज दिन डिस्ट्रॉय करते हैं तो हम अपना चरित्र भी डिस्ट्रॉय करते हैं। टू एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा है। जैसा कि टेनिसन ने एक कहा है कहीं कि there are more things wrought by prayer than this world can dream of। मानी प्रार्थना से बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की। कोई देखता है कि इतनी प्रार्थना कीजिए तो इतना कुछ मिलेगा, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है आपको दिखेगा। अगर आज मान लीजिए कि हमारे काशी में आज की तारीख में हमारे 30 इस तरह से स्मारक ध्वस्त हो गए, 50 साल बाद आप याद रखिएगा कि किसी ने कहा था कि इनटेंजिबल इसका इफेक्ट है और बनारस का चरित्र और बनारस के लोगों का ये कम माने अलग हो गया है, गिर गया है, बनारस का स्तर गिर गया है, ये आप याद रखिएगा। तो किस तरह होता है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन होता है। और जो इसको क्वेश्चन करता है कि क्या फायदा है इस धरोहरों का, यहाँ तो कुछ हो सकता है, वो उसी तरह से है जो फायरिंग में जो है कह रहा था कि 30 आदमी जो नहीं मरे उसका अकाउंट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया, इतिहास विहीन राष्ट्र अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक रीढ़ विहीन मनुष्य कभी यह नहीं सोच सकता कि वो अपने कदमों पर दौड़ पाएगा। सर ने अपने उद्बोधन में बहुत ही मनोरंजक उदाहरणों के साथ हम लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अब हम सुश्री पारुल सिंह को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि वह आएं और अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। यहाँ उपस्थित सभी सर ने वो सारी बातें कही जो विश्व विरासत या हमें अपनी विरासतों को जानने के लिए आवश्यक है। ऐसा कुछ बचा नहीं जो हम कहें, लेकिन कुछ कहना है। और आज विश्व विरासत सप्ताह में हम यही कहना चाहते हैं कि एक युवा होने के नाते, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कल्चर, हमारा अपना भी दायित्व बनता है। हर चीज़ हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी विरासत है, हम इसे कैसे रखें, कैसे संरक्षित रखें, उससे किस तरह से हानि ना पहुंच जाए, उसके लिए क्या सोचें। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर ये बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्मारक है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। हम अलग से कुछ नहीं कर सकते। जब तक सब साथ होंगे तभी हम कर सकते हैं, कम्युनिटी में, ग्रुप में। लेकिन जब हम